वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 8 सितंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के बारे में है। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज का रुख करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो गर्ल्स स्टूडेंट्स होती हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम होती है। महिलाओं का जो रुझान है वो साइंस, इंजीनियरिंग और टेक के फील्ड में कम देखा जाता है। सरकार लगातार प्रयास करती है कि जो देश की आधी आबादी है वो साइंस एंड टेक से अगर दूर रहेगी तो देश का विकास होगा कैसे। इसी रेफरेंस में टीचर्स डे के मौके पर सरकार ने वेस्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसका फुल फॉर्म है वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो नया आई स्टेम है यानी कि इंडियन साइंस एंड टेक एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप, ये न्यू आई स्टेम इनिशिएटिव है। फंडामेंटली इसे लॉन्च किया गया है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्बिट में ऑब्वियसली आते हैं। इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव तो आपको इसके नाम से समझ में आ गया होगा कि हमें वुमेन को एम्पावर करना है ताकि वो इंडिया का जो इनोवेटिव इकोसिस्टम है साइंस एंड टेक का, उसमें पार्टिसिपेट करें और कंट्रीब्यूट करें। फीचर्स क्या रहेंगे? सबसे पहले तो कोशिश ये की जाएगी कि जो वुमेन है या गर्ल स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च परस्यू करें। इस वेस्ट इनिशिएटिव के तहत उन्हें एक सेपरेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि वो रिसर्चर्स की तरफ थोड़ा सा अपना इंक्लाइनेशन दिखाएं। रिसर्च को वो अप्लाइड साइंस या फिर जो बेसिक साइंस है उसमें परस्यू कर सकती हैं। इससे वो देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। पैरेलली कोशिश की जाएगी कि उनकी स्किल को डेवलप किया जाए ताकि उनके पास एक बढ़िया सा साइंस एंड टेक का बैकग्राउंड हो और वो खुद को इतना एबल फील कर सके कि वो इस फील्ड में आकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हिस्सा लेके जो क्रूशियल गैप्स हैं उनको फिल कर सकती हैं। इसके पैरेलली एक डिजिटल कंसोर्टियम बनाने की तैयारी की गई है, दैट इज कनेक्ट क्विकली। बेसिकली एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होगा। अगर वुमेन को या गर्ल स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है और वो सपोर्ट चाहती हैं, गाइडेंस चाहती हैं, तो वो इस कंसोर्टियम कनेक्ट क्विकली का इस्तेमाल कर सकती हैं, जहां पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा और उन्हें जरूरी गाइडेंस तत्काल प्रभाव से दे दिया जाएगा। यहां पर वुमेन को साइंस एंड टेक स्टार्टअप में भी सपोर्ट किया जाएगा अंडर दिस वेस्ट इनिशिएटिव। केवल यही नहीं कि आप उनका रिसर्च में रुझान बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन आगे चलकर उनके पास ज़्यादा एवेन्यूज़ ना हो, तो साइंस एंड टेक स्टार्टअप्स जो वुमेन स्टार्ट करेंगी उन्हें ज़्यादा सपोर्ट दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ की एक्सेस उनको मिल जाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जैसे कि कॉमसॉल, मतलब, लैबव्यू, ऑटोकैड, ये सब उनके लिए एक्सेसिबल होंगे और वो इनका इस्तेमाल करके ज़्यादा इनोवेटिव हो सकेंगी। सो दैट वॉज ऑल अबाउट वेस्ट इनिशिएटिव। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लेगियोनेर्स डिसीज के बारे में है। हाल ही में अर्जेंटीना में निमोनिया के कई सारे केसेस देखे गए और ये भी पाया गया कि ये जो केसेस आ रहे हैं ये लेगियोनेला बैक्टीरिया की वजह से आ रहे हैं और फंडामेंटली ये लेगियोनेर्स डिसीज कॉज कर रहे हैं। तो लेगियोनेर डिसीज एक प्रकार का निमोनिया होता है। लेगियोनेला इसे फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया 1976 में, जब फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में अमेरिका के रीजन में कई सारे लोग जो पार्टिसिपेट करके आते हैं, पता चलता है कि वो इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। लेगियोनेर्स डिसीज जो है ये एक बहुत ही सीरियस टाइप है निमोनिया का, जो लंग्स को इन्फेक्ट करता है, कई बार लीथल हो जाता है, खतरनाक हो जाता है और इसे लेगियोनेला बैक्टीरिया कॉज करता है। जो लोग इससे प्रभावित होते हैं, प्रभावित होने का कारण फंडामेंटली ये होता है कि कोई भी ऐसा वाटर ड्रॉपलेट जिसमें लेगियोनेरा जो बैक्टीरिया है वो उसमें इन्वॉल्व है, उसे इनहेल कर लिया जाए और वो उससे प्रभावित हो जाए। जो लेगियोनेला है वो लेगियोनेर्स डिसीज और पॉन्टियक फीवर को कॉज करता है। इसे कलेक्टिवली लेगियोनेलासिस कहा जाता है। इन जनरल एक व्यक्ति को अगर लेगियोनेर्स डिसीज हुआ है तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। क्या है कॉमन सोर्स इन्फेक्शन का या कॉज क्या है? देखिए, ये जो लेगियोनेला बैक्टीरिया है ना, बहुत ही कॉमन है। आपको फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में कहीं भी मिल जाएगा, लेक्स में, स्ट्रीम्स में। दिक्कत वहाँ नहीं होती। दिक्कत वहाँ होती है जब वो उस पानी में शामिल हो जाता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे शावर, सिंक में जो आपकी टोटी लगी हुई है, हॉट टब्स, डेकोरेटिव फाउंटेन्स जिसको आप एक्सेस करते हो, वाटर फीचर्स में हॉट वाटर टैंक्स, हीटर्स, लार्ज कॉम्प्लेक्स प्लम्बिंग सिस्टम, अगर वो इस पानी में आ गए तब वो आप तक पहुँच जाएंगे और आपको ये बीमारी हो सकती है। सिम्टम्स क्या दिखते हैं? कफ आएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, बुखार, मसल्स में दर्द और हेडेक। देखिए, वैक्सीन तो कोई है नहीं,
एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है फंडामेंटली इसे ट्रीट करने के लिए, और ज़्यादातर केसेस में इसे सक्सेसफुली ट्रीट भी कर लिया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फ्लॉपी डिस्क के बारे में है। हो सकता है आपने इसको देखा हो और हो सकता है कि आपका सामना इस फ्लॉपी डिस्क से कभी ना हुआ हो, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जापान इसे ऑफिशियल पर्पस से यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में आज भी इस्तेमाल कर रहा था। मैं आपको बता दूं कि फ्लॉपी डिस्क बहुत ही पुराने प्रकार की तकनीक है जिसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था, और दुनिया के ज्यादातर देशों ने तो इसे न जाने कब से ही इस्तेमाल करना बंद कर दिया। जापान ने अब जाके ये बोला कि वो फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बहुत ही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है और उनकी ब्यूरोक्रेसी को मॉडर्नाइज करने के लिए वो ऐसा कदम उठा रहे हैं। जापान, जो कि अपने आप में काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री मानी जाती है, वो इतनी ऑब्सोलीट डिवाइस का इस्तेमाल अभी भी कर रहे थे अपनी ब्यूरोक्रेसी में। फ्लॉपी डिस्क एक रिमूवेबल डिस्क होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है, सिमिलर टू आप ऐसे समझो कि सीडी होती है या फिर पेन ड्राइव होता है, उसमें आप डेटा स्टोर करते हो। ये उसी तरीके की एक डिवाइस हुआ करती थी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोर किया जाता था, कंप्यूटर डेटा या प्रोग्राम स्टोर किए जाते थे। बहुत ज्यादा स्टोरेज इसका होता नहीं था। IBM ने 1967 में फॉर द फर्स्ट टाइम इसे तैयार किया। यह हार्ड ड्राइव, जो पहले देखिए हार्ड ड्राइव अगर आपकी फुल हो गई तो उसे खरीदना बड़ा महंगा होता था, ये सस्ते मिलते थे फ्लॉपी डिस्क। आपको कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज मेंटेन करना है तो आप फ्लॉपी डिस्क में मेंटेन कर लो। तो हार्ड ड्राइव जो बहुत महंगे होते थे उनके अल्टरनेटिव के तौर पे फ्लॉपी डिस्क को इवॉल्व किया गया। फ्लॉपी डिस्क 1970 से 1990 के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा। इन जनरल ये 800 KB का डेटा स्टोर कर सकते थे। इट्स 0.0008 GB। आगे चलकर जब डेवलपमेंट हुआ तो ये 2.88 MB डेटा स्टोर करने में कैपेबल हो गए। लेकिन आप फिर भी समझो कितना कम डेटा है ये। आज तो आपकी जो नॉर्मल पिक्चर्स होती हैं जो आप फोन में क्लिक करते हो, उनका जो डेटा है वो भी इससे ज्यादा का होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कैसे करोगे। लेकिन पहले इतना डेटा इनफ होता था। फर्दर पहले के जो कंप्यूटर्स होते थे उसमें CD रोम ड्राइवर्स या फिर USB की फैसिलिटी नहीं होती थी। अगर आपको कोई नया प्रोग्राम उसमें इंस्टॉल करना है तो आपको फ्लॉपी डिस्क का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। जो फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क मेजर की गई थी वो तो 8 इंचेस की हुआ करती थी। बाद में जाके चूंकि वो इफिशिएंट नहीं होती थी, जल्दी से गंदी हो जाती थी, खराब हो जाती थी, तो उसके साइज को फिर धीमे धीमे रिड्यूस किया गया, 3.5 से 5.5 इंचेस के साइज में लाया गया ताकि वो पोर्टेबल हो और इजिली इस्तेमाल किया जा सके। खैर, जापान ने इसका इस्तेमाल अब बंद कर दिया है, तो ऐसी पुरानी चीजों के बारे में भी आप जानते रहिए, कभी ये हमारे जीवन का हिस्सा हुआ करती थी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल किरित पारिख कमेटी के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने अभी हाल ही में इस कमेटी को स्टैब्लिश किया है और इसमें बहुत ही बढ़िया एक्सपर्ट है एनर्जी के किरित पारिख जी। वो रिव्यू करेंगे कि जो करंट गैस प्राइसिंग फॉर्मूला है वो अच्छा है कि नहीं है। कमेटी को काम फंडामेंटली यही दिया गया है। इसमें कुछ मेंबर्स फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री से भी हैं, गैस प्रोड्यूसर्स एंड बायर्स जो कम्युनिटी है उससे भी हैं। ऑब्जेक्टिव इसका फंडामेंटली यही है कि कमेटी ये रिकमेंड करे कि कैसे हम बढ़िया तरीके से प्राइस डिसाइड कर सकते हैं जो गैस है उसका। ये जो प्राइसिंग हो वो मार्केट ओरिएंटेड हो, ट्रांसपेरेंट हो, रिलायबल हो। आने वाले समय में जो गैस बेस्ड हमारी इकोनॉमी है उसमें प्राइसिंग का एक की रोल होगा, तो वो कैसे बढ़िया हो सकता है, ये जिम्मेदारी किरित पारिख कमेटी को अभी हाल फिलहाल में सौंपी गई है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कुशियार रिवर को लेकर जो भारत और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में है। देखिए, बांग्लादेश में जो शेख हसीना जी की गवर्नमेंट है वो हमेशा से सपोर्टिव रही है इंडिया को लेकर, लेकिन इंडिया बहुत सक्सेसफुली उन्हें कंसेशंस नहीं दे पाता, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक कंट्री जो आपके सपोर्ट में है आप उसे कंसेशंस नहीं देंगे तो वो अपनी होम गवर्नमेंट में वीक होने लगेगी, उसका विरोध ज़्यादा होने लगेगा कि आप उस कंट्री को सपोर्ट तो कर रहे हो, आपको मिल क्या रहा है। तो देखिए, तीसरा नदी विवाद बहुत लंबा विवाद है, उसे अभी तक हम निपटा नहीं पाए हैं। अच्छी बात यह है कि हाल फिलहाल में जब शेख हसीना जी की विजिट इंडिया में हुई तो इंडिया और बांग्लादेश ने कुशियार रिवर के ऊपर एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। अच्छी बात है। तो इस साइन किसके किसके बीच में हुआ? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ध्यान दीजिए, 25 सालों में ये पहला ऐसा एग्रीमेंट है। लास्ट टाइम अगर हमने कोई ट्रीटी वाटर को लेकर बांग्लादेश के साथ की भी थी, दैट वाज ऑन गंगा वाटर ट्रीटी, वो 1996 में हुई थी। इसका जो पानी है ये पैक्ट है, इससे फायदा मिलेगा सदर्न आसाम और सिलहट जो रीजन है बांग्लादेश का वहां पर। इस पैक्ट के तहत दोनों देश फ्लड का डेटा भी फ्रिक्वेंटली शेयर करेंगे। कुशियार नदी के बारे में बात करें तो देखिए, एक होती है ट्रिब्यूटरी, एक नदी बह रही है उसमें एक नदी आके मिल गई तो ये ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक है। लेकिन एक नदी जा रही है और आगे उसके दो टुकड़े हो गए, वो दो फ्लोज में जाने लगी तो इसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। तो पहली बात तो जो कुशियार है ये ट्रिब्यूटरी नहीं है, रेदर ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। अगर डिस्ट्रीब्यूटरी है तो किसी नदी से अलग होकर निकली होगी, बिल्कुल। जो बराक नदी है वो आगे चल के दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, कुशियार और सुरमा नदी में। तो ये कुशियार नदी बराक की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है।
ये कुशियार जो है नदी है, ये ओरिजिनेट होती है नागालैंड में, और इसके बाद धीमे धीमे छोटी छोटी और स्ट्रीम्स इसमें आके मिल जाती हैं, ट्रिब्यूटरीज इसमें आके मिलती हैं मणिपुर, मिजोरम एंड आसाम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में है। जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, अभी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने एक डेटा एनालाइज किया है। उन्होंने ये बोला, देखिए जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसमें हम 132 सिटीज को इवेलुएट करते हैं भारत के, कि वहां पर हवा की स्थिति क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी शहरों में जो हवा की स्थिति है वो कैसी है, उसका इवेल्युएशन कैसे हो। इन्होंने ये बताया कि PM 2.5 का जो लेवल है, जो सिटीज इवेल्युएट की जा रही हैं उनमें और जो नहीं की जा रही हैं उनमें कुछ खास अंतर नहीं है, मोर एंड लेस ट्रेंड सिमिलर है। वहां पर भी उसी तरीके की प्रॉब्लम है जैसे कि इन सिटीज में है जहां पर हम इवेल्युएशन कर रहे हैं। तो देखिए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को 2019 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें 20 से 30% जो पोल्यूशन है PM 2.5 और PM10 पार्टिकल्स का, उसे 2024 तक खत्म करना है, कम करना है। यहाँ पे खत्म करने की बात तो नहीं, 20 से 30% बोल रहे हैं तो कम ही करना है। और बेस ईयर क्या मानेंगे भाई, कहां से मेजर करोगे, तो 2017 का लेवल मेजर किया जाएगा। सिटीज जो कवर की गई हैं इस प्रोग्राम में वो 132 हैं। इन्हें कहा गया है नॉन अटेनमेंट सिटीज, जहां पे सिचुएशन खराब है, और ये ऐसी सिटीज के रूप में डिफाइन की गई हैं जहां पर एयर क्वालिटी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। फंडिंग के लिए देखिए क्राइटेरिया होता है, कौन से शहर कितनी बढ़िया फंडिंग अवेल करेंगे, डिपेंड करता है उनका परफॉर्मेंस क्या है। उन्हें अपना इंप्रूवमेंट दिखाना होगा। इंप्रूवमेंट में यह है कि 15% और उससे ज्यादा आपको रिडक्शन करना होगा एनुअल एवरेज का PM10 कॉन्सेंट्रेशन। फर्दर जो गुड एयर डेज हैं, मतलब साल के ऐसे दिन जहां पर हवा अच्छी है, सर्दियों के समय में देखिए स्मॉग वगैरह आ जाता है, हवा बहुत खराब हो जाती है, लेकिन जब मौसम शुष्क रहता है, गर्मियों का मौसम है, तो फिर हवा ठीक रहती है। तो कम से कम साल में 200 दिन हवा अच्छी होनी चाहिए, गुड एयर डेज होने चाहिए। अगर उससे कम है तो फिर आपको फंडिंग मिलेगी नहीं, आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। नोट ये है कि फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन इसी बेसिस पे होता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसी बेसिस पे कंसीडर करता है कि जो PM10 का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना कंट्रोल किया गया। वो PM 2.5 को अभी भी कंसीडरेशन में नहीं लेते, बिकॉज उसे मॉनिटर करने के लिए हमारे पास अभी बहुत इफिशिएंट टेक्नोलॉजीज नहीं है और हम बढ़िया तरीके से उसको मेजर नहीं कर पाते। इसीलिए PM10 का ही अभी इस्तेमाल किया जाता है फंडिंग डिसबर्समेंट में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंकोवैक के बारे में है। कुछ लोगों को इंजेक्शन से बड़ा डर लगता है, बड़ा घबरा जाते हैं वो लोग अगर कोई इंजेक्शन लगाने के लिए आ जाए तो। और जब आप कोविड की वैक्सीन लगवाने के लिए जाते हैं तो फिर वहां पर आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। और कई सारे लोग तो बोलते हैं कि कोविड की वैक्सीन लगवाने के बाद 2 दिन तक जहां पे इंजेक्शन लगा रहता है वहां पे दर्द करता है, तो फिर कुछ लोग तो इससे भी बड़ा घबराते हैं। क्या हो अगर आपको कोविड की वैक्सीन देने के लिए इंजेक्शन लगवाना ही ना पड़े? हाँ बिल्कुल, जो इंकोवैक है वो एक नेजल कोविड-19 वैक्सीन है। मतलब कि आप इसको ड्रॉपलेट के फॉर्म में अपनी नाक में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं। ये 18 साल या उससे अधिक के लोगों के लिए अभी अप्रूव कर दी गई है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक ने डेवलप किया है। इसके लिए आपको इंजेक्शन लगवाने की आवश्यकता नहीं। तो एक तो होता है इंजेक्शन से आप उसे अटेन करते हो, दूसरा ये है कि ओरल वैक्सीन होती है जैसे पोलियो की ड्रॉप होती है, सीधा 2 बूंद जिंदगी की जुबान पे ले लिया, निगल लिया, बात बन गई। और तीसरा यहां पर आपको होता है कि निजल वैक्सीन होती हैं जहां पर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वैक्सीन के वो आपकी नाक में गिरा दिए जाते हैं और आपको उसको इनहेल कर लेना होता है। तो ये जो वैक्सीन है दैट इज निजल वैक्सीन। ये एक इंस्ट्रूमेंट होगा प्राइमरी इम्यूनाइजेशन के लिए। अभी 18+ एज ग्रुप के लिए इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा और इन जनरल इसका इस्तेमाल रिस्ट्रिक्टेड होगा, इमरजेंसी में ही इसका यूज करेंगे। बट उम्मीद है कि आने वाले समय में जो अनइम्यूनाइज्ड पॉपुलेशन है उसको ये वैक्सीन दी जाएगी। स्टोर करना आसान है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बढ़िया तरीके से स्टोर हो सकती है, तो ये भी इसका बढ़िया फायदा है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जा रहे होते हैं, चलते फिरते किसी बच्चे को एक थप्पड़ लगा दिया। अब पिताजी उनके बगल में खड़े थे, उनको बुरा लगा, पूछते हैं कि आपने हमारे बच्चे को क्यों मारा, उसने क्या गलती की? तो जिसने थप्पड़ लगाए हैं वो क्या बोलेंगे कि कोई गलती नहीं की है, लेकिन हम आपके बच्चे की गलती करने का इंतजार क्यों करें, हमने तो गलती करने से पहले ही मार दिया। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी ऐसा ही होता है, उस बच्चे ने गलती नहीं की, उसके पहले ही किसी ने उसको थप्पड़ लगा दिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि केवल इस बात का डाउट हो कि जो व्यक्ति है वो अपराध कर सकता है, तो अपराध करने से रोकने के लिए उसे पहले ही डिटेन कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये तो मतलब हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन का। खैर, प्रिवेंटिव डिटेंशन हमेशा बुरा नहीं होता, कई बार ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकते हैं, तो उन्हें ऐसी सिचुएशन कॉज करने से पहले डिटेन करना जरूरी होता है। लेकिन कई बार इस पर क्वेश्चन रेज किए जाते हैं कि क्या ये सच में सही है
कि बहुत सारे लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन कर लिया जाए, और कई बार इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल टूल के तौर पे भी किया जाता है। हाल फिलहाल में एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा आया है, जहां पे ये बताया गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन 2001 में 23% ज्यादा रहा 2020 की तुलना में, और 1.1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया। ये बहुत बड़ी संख्या है। प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 में ऑथराइज किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पर किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही महज सस्पिशन के बेसिस पे गिरफ्तार किया जा सकता है। डिटेंशन दो तरीके का होता है, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव तो मैंने आपको बता दिया, अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया, और दूसरा प्यूनिटिव, जब कोई व्यक्ति अपराध कर लेता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, वारंट लेकर जाती है, दैट इज प्यूनिटिव डिटेंशन। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, इसमें पुलिस कस्टडी में किसी भी व्यक्ति को रखा जाता है महज सस्पिशन के बेसिस पे, इस आधार पे कि वो सोसाइटी को हार्म कर सकता है। जो पुलिस होती है उसके पास अथॉरिटी होती है कि क्रिमिनल ऑफेंस को रोकने के लिए वो बिना किसी वारंट के या बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑथराइजेशन के उन्हें सर्टेन केसेस में डिटेन कर सकते हैं, जबकि प्यूनिटिव डिटेंशन में किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद गिरफ्तार किया जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी भी व्यक्ति को एक बार में 3 महीने के लिए डिटेन किया जा सकता है। 3 महीने के बाद अगर डिटेन किया जाना है तो उसके लिए एक कमेटी के अप्रूवल की आवश्यकता होती है, जिसमें इन जनरल जजेस शामिल होते हैं। तो ये तो मामला रहा प्रिवेंटिव डिटेंशन का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्लाइमेट रिपेरेशन के बारे में है। हम सभी लोगों को पता है कि पाकिस्तान में बहुत सीवियर फ्लड आया हुआ है। उनकी हिस्ट्री में बहुत ही वर्स्ट डिजास्टर्स फ्लड है ये, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है और उनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे तहस नहस हो गया है। पाकिस्तान इसके लिए क्लाइमेट रिपेरेशन की मांग कर रहा है, सीधे कहें तो कॉम्पनसेशन की। लेकिन किससे? बाढ़ आई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? रिच कंट्रीज। उनका यह मानना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, तो इसीलिए जो रिच कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज उन्होंने कॉज किया है, उसकी वजह से ऐसे हार्मफुल इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो इसके लिए उन्हें पे करना चाहिए, मतलब पाकिस्तान को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। पाकिस्तान जिस क्लाइमेट रिपेरेशन की बात कर रहा है, क्या ये सच में वैलिड बात है, या पाकिस्तान पगला है, बस ऐसे ही कुछ भी उसको पैसे चाहिए तो किसी से भी मांग रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्लाइमेट रिपेरेशन की जो बात है, ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि इस पर बहुत लंबे समय से बात चलती रही है। क्लाइमेट रिपेरेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें क्लाइमेट इनजस्टिस को रेक्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। ऐसा माना जाता है कि क्लाइमेट चेंज को कॉज करने में जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उन कंट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। एक बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल है, दैट इज पोल्यूटर्स पे। जिसने पोल्यूट किया है वो पे करेगा। यह माना जाता है कि चूंकि 1850 के बाद कई सारे देश इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में चले गए, अमेरिका, ब्रिटेन और 50% से ज्यादा ईयू की कंट्रीज, उन्होंने बहुत सारा नुकसान पहुंचाया हमारे एनवायरमेंट को। इससे क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हुआ और ग्लोबल वार्मिंग भी हुई। उसकी वजह से आज इस प्रकार के हार्मफुल इंसिडेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उन्हें इसके लिए पे करना चाहिए। देखिए, इसकी बात सबसे पहले 1994 में यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में की गई, जहां पे ब्रॉड प्रिंसिपल डिसाइड किए गए और डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रावधान आया। डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह था कि क्लाइमेट को बचाने की जिम्मेदारी सबकी एक बराबर नहीं है, बल्कि जिसने उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। रिच कंट्रीज को जो पुअर कंट्रीज हैं उनको फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों देनी होगी। यह भी कहा गया कि उन्हें हर साल $100 बिलियन पे करने होंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो क्लाइमेट इनजस्टिस से बच सकें। ध्यान दीजिएगा, ये जो 100 बिलियन पर ईयर अमाउंट देने की बात की गई थी, ये तो इसलिए देने के लिए कहा गया था जो आपने पास्ट में नुकसान पहुंचाया है क्लाइमेट को, उसके लिए। ये लॉस या डैमेज के लिए देने को नहीं कहा गया था, मतलब इट वाज नॉट क्लाइमेट रिपेरेशन। खैर, फंडामेंटल प्रिंसिपल ये था कि रिच कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे दें, क्योंकि उन्होंने क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाया है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल वहां इवॉल्व हो गया। हालांकि पैसे कोई देना नहीं चाहता, तो कभी भी किसी भी डेवलप्ड कंट्री में इस प्रकार के पैसे दिए नहीं। इसके बाद वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म WIM आया, जहां पे लॉस एंड डैमेज को लेकर पहली बार बात की गई। आई टोल्ड यू कि UNFCCC में पैसे देने के लिए तो कहा गया था, बट वाज नॉट फॉर लॉस एंड डैमेज। लॉस एंड डैमेज के लिए जिसकी डिमांड अभी पाकिस्तान कर रहा है, इसकी बातचीत 2013 में पहली बार हुई, जब फॉर्मली एक्नॉलेज किया गया कि हाँ, जो क्लाइमेट डिजास्टर्स होते हैं उसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें पे करना चाहिए। हालांकि इसमें भी कोई कुछ खास प्रोग्रेस हुई नहीं, ना तो कोई फंडिंग मैकेनिज्म डेवलप किया गया और ना ही कोई इसके लिए पैसे देने को राजी है। आइए रिवीजन करते हैं। फ्लॉपी डिस्क, 1 TB डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हो। क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो बहुत ज्यादा है, गलत हो गया। किरित पारेख कमेटी फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो गैस प्राइसेस के लिए है, तो ये भी गलत हो गया। कुशियार रिवर महानदी की ट्रिब्यूटरी है, शुद्ध रूप से गलत है। पहली बात तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, वो भी बराक नदी की। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 20 से 30% रिडक्शन करना है पोल्यूशन लेवल में, PM 2.5 का, PM 10 का 2024 तक।
चलिए ये तो सही हो गया। इंकोवैक, इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है। ये भी शुद्ध रूप से गलत है, अभी हमने देखा इसे भारत बायोटेक ने डेवलप किया। तो हमारा आज का ये सेशन यहां पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।